अलग अलग किताबों के हिसाब से देखा जाए तो ये साइंस पब्लिकेशन की बुक है बेटा, इससे मैंने बताया देखा। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है ना। यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये फैक्टर द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है देखो इसमें यह है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होगा हमारे पास, जो अभिकारक होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं अभिकारक। जैसे हम रिएक्शन में लिख रहे थे तो दो पार्ट होते हैं रिएक्शन के। एक पार्ट क्या होता है जो एरो से इस तरफ लगा रहता है, ये देखो ये जो हमारी इस तरफ है ये रिएक्टेंट होता है, जो एरो से इस तरफ वाले होंगे वो रिएक्टेंट होंगे, और एरो के जो इस तरफ होंगे वो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है ना। तो जो इस तरफ होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और जो इस तरफ चले जाते हैं वो प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि पहला जो फैक्टर्स है कौन सा होगा, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के आधार पर, है ना। यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। वो कौन कौन सा कारक होगा जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर ये है ना। इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शंस द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, और यदि गैस की कंडीशन में होगा सिंपल हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन किसके लिए होता है, जो लिक्विड होता है उसकी कंसंट्रेशन देखी जाती है, और गैस के लिए वो कहता है कि यहाँ पर प्रेशर हम मान के चलेंगे। दूसरा एविडेंस में देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो हमारे पास अभिकारक है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है, अभिकारक है और उत्पाद है, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। एक तो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। इनकी प्रकृति कैसे है, नेचर कैसे है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इनका नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब एक एक पॉइंट करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट एविडेंस टेम्परेचर, टेम्परेचर भी किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट डालेगा, है ना। तो ये टेम्परेचर भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। उसके बाद देखा होगा कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट क्या काम करता है, वो जल्दी से रिएक्शन करवा देता है ना। तो ये भी क्या करता है, दो अब कैटलिस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। कैटलिस्ट भी क्या होते हैं अलग अलग, कुछ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कुछ रिएक्शन को घटा देते हैं, लेकिन जनरली क्या माना जाता है कि कैटलिस्ट क्या कर देते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, है ना, वो अफेक्टेड करता है। उसके बाद है देखो सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे देखो आप लोगों ने कपड़े धुलते हैं तो यदि उसको एक माने फैलाओ नहीं, माने एक कपड़ा हमने धुला और उसको फैलाया नहीं, ऐसे रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, तो बहुत देर में सूखेगा, रिएक्शन बहुत धीमी चलेगी। लेकिन उसको फैला दो, उसका क्षेत्रफल एरिया सरफेस एरिया बढ़ा दो, फैला दो, तो जल्दी सूख जाता है। इकट्ठे रखने पर यहीं पे रख दो तो सूखेगा नहीं, और फैला दो तो क्या होगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर ये सरफेस एरिया बढ़ाने से जो है रिएक्शन क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये भी रिएक्शन को प्रभावित करता है। उसके बाद माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में हम करवा रहे हैं, अम्लीय एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है ना, जिसमें रिएक्शंस हो रहे होंगे, वो भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है। और उसके बाद लास्ट है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन होते हैं उनका क्या इफेक्ट होगा। तो ये कम से कम इतने कारक हमारे पास फैक्टर्स हैं। इनमें जो मेन फैक्टर हमारे पास है, एक तो कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है और कैटलिस्ट है। ये तीन फैक्टर ऐसे हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर इसी का पार्ट हमारे पास होता है, लेकिन इनको हम थोड़े थोड़े जानकारी इनके बारे में भी रख लेंगे, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला हमारे पास, यदि हम पहले फैक्टर को देखें तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ द रेट, ठीक है ना, अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक कौन होते हैं, जो एरो से
बाईं तरफ होते हैं, ये अभिकारक होते हैं इधर की तरफ, ये रिएक्टेंट। और इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर सांद्रता से, है ना, हिंदी में हम सांद्रता बोलते हैं उसको। और सांद्रता क्या होती है, किसी को मालूम है? कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वो ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब देखो कंसंट्रेशन को एक समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर लिया और एक दो जगह हमने 1-1 लीटर पानी लिया। देखो 1-1 लीटर हमने पानी लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, KOH लिया, इसमें तो 2 चम्मच डाल दी, लेकिन इसमें 6 चम्मच डाल दी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फ्लैक्स। यहाँ 2 चम्मच डाली और यहाँ 6 चम्मच डाली। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किस सॉल्यूशन की होगी? कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? हाँ? सर पहले वाले में। पहले वाले में जिसमें 2 चम्मच है, कि दूसरे वाले में जिसमें 6 चम्मच है? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, और बच्चे बताओ। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जिसमें ज्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जिसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो क्या कहलाएगा, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और जिसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम होंगे, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। क्लियर, समझ में आई बात? यहाँ पर यदि देखेंगे, जैसे 6 चम्मच हमने डाल दी, चीनी से लेते हैं, चीनी बहुत बेस्ट एग्जांपल है ना, जिसे हम समझ भी सकते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया और इसमें हमने क्या किया, 4 चम्मच हमने चीनी डाली, शुगर, और इसमें 10 चम्मच शुगर डाली। किसमें ज्यादा, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किस सॉल्यूशन की? अब बताओ बेटा। सेकंड वाले में। बिल्कुल, दूसरे वाले में। बिल्कुल, जिसमें 10 चम्मच हमारे पास चीनी ज्यादा है ना, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। बस ये ध्यान रखना। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो जितनी ज्यादा क्या होगी, सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स आप समझ गए होंगे कि सांद्रता, सांद्रण शब्द समझ गए होंगे, सांद्रता। तो यहाँ पर सांद्रता, ये सांद्र ज्यादा सांद्र विलयन है, ये कम सांद्र विलयन है ना। ये ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जिसमें ज्यादा होंगे, विलय के कण जिसमें ज्यादा होंगे, वो क्या होगा, ज्यादा सांद्र विलयन होगा। क्लियर हो गया? ये हमारे पास सांद्र विलयन हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर कहता है कि देखो अभिकारक की सांद्रता घटने पर अभिक्रिया का वेग भी घटता है। यानी कि जब हम इन, मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, यहाँ पर A ले लिया, A+B और इज इक्वल टू हमने प्रोडक्ट लिख लिया। इनके अणुओं की यदि संख्या कम है, इनकी सांद्रता कम है, सांद्रता समझ गए, है ना, इनकी सांद्रता कम है, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, जो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, वो भी क्या होगा, कम। और सांद्रता बढ़ने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। यदि हम सांद्रता इसकी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या कहना है, देखो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये नियम है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, है ना। ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि द रेट ऑफ a reaction is proportional to the product of the concentration of the reactant। यहां पर क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, रिएक्टेंट की होगी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा,
उसका रेट भी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट का यदि क्या करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। यही तो मतलब है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिक्रिया घटाने पर वेग घटेगा और बढ़ाने पर बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। यदि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो यदि हमने बढ़ाई तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन को घटाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। ये मतलब हुआ इसका। द रेट ऑफ अ रिएक्शन, देखो द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, उसके प्रोडक्ट पर, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इसको बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। पहला पॉइंट आपको रखना है, याद रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभी की जो अभिकारक है उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया का जो वेग होगा, है ना, अभिक्रिया का वेग और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, ठीक है ना, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो वेग घटेगा। इस समानुपाती का चिन्ह है प्रोपोर्शनल का चिन्ह। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो एक बार ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये भी बढ़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकाला जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर जब रेट ऑफ रिएक्शंस निकाला जाता है तो कैसे होता है कि मान लीजिए हमारे पास ए और बी है, ए प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं उसको, प्रोडक्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट्स, है ना। अब क्या होगा, यदि हम वेग निकालेंगे तो वेग बराबर क्या होगा, वेग यदि अभिक्रिया का वेग, वेग का मतलब यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया का वेग। वेग क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इनकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती, है ना। गुणनफल, इनका जो गुणनफल होगा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, है ना, रिएक्टेंट, इनके जो गुणनफल के समानुपाती, इनके गुणनफल की, इनकी सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। यानी कि एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। जो अभिकारक हैं उनकी सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के बराबर। ये हमारे पास अभिक्रिया का वेग। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, इसी के लिए, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, ए और बी का जो प्रोडक्ट है तो इसके बराबर होगा। यदि जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा बेटा, तो हम हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू आ जाएगा, और के यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, अभिक्रिया कांस्टेंट, है ना, अभिक्रिया का रिएक्शन कांस्टेंट, है ना, ये आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब मान लीजिए सपोज हमारे पास एक रिएक्शन और है, और वो रिएक्शन किस टाइप से है, वो है
ये तो समझ में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। देखो हमारे पास है एक तो है A प्लस 3C है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, कैसे कैसे निकलेगा, निकालो तो बेटा इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इसका। कैसे कैसे आएगा, बताओ बेटा कैसे लिखेंगे हम। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे बेटा अभिक्रिया का वेग, आप लोग बोल नहीं रहे हो, कैसे निकालेंगे। देखो इस अभिक्रिया का वेग यदि हम निकालेंगे, अब मैं 2-3 करवाता हूँ आप लोग। मान लीजिए अभिक्रिया का वेग निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास ऑफ ए जो रिएक्टेंट है। देखो ये है हमारे पास रिएक्टेंट, इनका एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ सी, और इस सी की जो पावर है, ये जो नंबर ऑफ यहाँ पर दिए हुए बेटा, ये घात में चले जाएगा इस प्रकार से। बस यही तो निकालना है, यानी कि यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और इक्वल का चिन्ह लगा दे, मान इक्वल लगा दे तो यहाँ पर के क्या होगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, और एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ सी की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे अलग अलग हो सकता है बेटा। अब देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस लेते हैं, ये आ रहा है आपको, ये समझ में आया या नहीं आया, या सुनो। यस सर। ठीक है, अब जवाब भी देंगे आप लोग, है ना। आगे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके पास एक टाइप का, छोटी छोटी चीजें बेटा, ये तो सीखने वाली। मान लीजिए हमने कहा a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट बना, है ना। इसके लिए बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, अभिक्रिया का वेग। बोलो। is directly proportional हाँ active mass of A हाँ, गुड। active mass of B बी, उसकी पावर 2। देखो यहाँ पर हमने ये लिखा। अब यदि हम इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, K हाँ active mass of A हाँ, गुड, active mass of B उसकी पावर 2। ठीक है ना। तो ये तो केवल सिंबॉलिक था, यहाँ हमने ए और बी ले रखा है ना। लेकिन अब यदि हम रिएक्शन लेते हैं, मान लीजिए इसकी जगह एक रिएक्शन लेते हैं तो क्या होगा, तो इस प्रकार से हमें आ जाना चाहिए, है ना। मान लीजिए मैंने कहा H2 प्लस I2, ये I2 है ना, इज इक्वल टू 2HI। अब मैं कहूं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या होना चाहिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। सर एक्टिव मास ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, पहले सीन लगाएंगे। हाँ, एक्टिव मास ऑफ H H, सर उसकी पावर 2। नहीं, ये ध्यान रखना बेटा आपको, है ना। जो यहाँ पावर में जा रहा है वो ये पहले वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, यानी कि जो इससे पहले वाली संख्या होती है, ये ध्यान रखना, इधर पहले वाली संख्या, ये H2 है तो इसलिए क्या होगा, H2 आएगा। क्लियर, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात बता रहे थे तुम। ये आएगा H2। यदि इससे पहले 1 2 3 4 संख्या लगी होती तो वो संख्या जाएगी ऊपर, यहाँ आगे वाली संख्या नहीं जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा। दूसरा क्या होगा, आगे बताओ। एक्टिव मास ऑफ I2। बिल्कुल गुड। यहाँ हमें ध्यान रखना है,
यदि इससे पहले कोई संख्या होती तो ऊपर चली जाती है ना, यानी कि इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्या होगा बेटा, सर के के, बोलो, एक्टिव मास H2 H2, एक्टिव मास ऑफ I2 हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट शब्द यूज हुआ बेटा गुणनफल होता है ना, उन दोनों का गुणा, इसका और इसका गुणा, ये देखो ना, देखो द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हमने ये चिन्ह लगा दी, प्रोपोर्शनल द टू द प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का गुणा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो इस टाइप से है ना, तो ये हमारे पास होगा रिएक्शन। एक और हो सकता है, मान लीजिए हम रिएक्शंस को थोड़ा और बड़ा बना दें, माना हमें रेट ऑफ रिएक्शंस इसका निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, और रिएक्शंस भी देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3 और ये है COO C2H5, और इस पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई, और इस इक्वल टू बना हमारे पास सोडियम एसिटेट यानी कि CH3 COO Na बना, और प्लस इसमें क्या हुआ C2H5 हुआ इसमें, मान लीजिए ये प्रॉब्लम ना। अब इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कोई बता सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बताओ बेटा, कोई बता दो, घबराना नहीं है, सर हाँ बोलो, राइट, CH3 हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ CH3 COO एक्टिव मास ऑफ CH3 COO C2H5 C2H5, और एक्टिव मास ऑफ NaOH। हाँ, एंड एक्टिव मास ऑफ NaOH, बस ये हो जाएगा है ना। और इक्वल का चिन्ह लगाना हो तो क्या होगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है ना, तो उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये लगा देंगे, और एक्टिव मास ऑफ CH3 COO C2H5, ये क्या है CH3 COO C2H5, इसका नाम क्या होगा, सर एथिल एस्टेट। बिल्कुल एसिड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की रिएक्शनें हो सकती है ना। मान लीजिए चलो एक और रिएक्शन देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकाल, तो ये हमेशा किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, यानी कि जो पहला पॉइंट हमारे पास है अभिकारकों की जो सांद्रता है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड। मान लीजिए ये हमारे पास एक रिएक्शन सी है NH4NO2, और इसको हमने कन्वर्ट किया N2 प्लस H2 है ना, 2H2। अब हमें निकालना रेट ऑफ रिएक्शंस, देखो हिंदी में भी लिख सकते हैं, देखो बेटा अभिक्रिया का वेग लिख सकते हो, या यदि आप हिंदी में पेपर दे रहे हो जरूर नहीं कि आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अभिक्रिया का वेग मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, एक्टिव मास ऑफ NH4NO2 एक्टिव मास ऑफ NH4NO2, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल था इसलिए हमने एक साथ लिख लिया है ना, और कुछ है नहीं, और ये डायरेक्टली इज इक्वल टू क्या होगा K और एक्टिव मास ऑफ NH4NO2 हो गया बेटा। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकल जाता है ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, सबको क्लियर हो गया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जा सकता है। अब ये तो था क्या हम जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करना है ना, कि जो अभिक्रिया की सांद्रता है उस पर निर्भर करता है कौन, अभिक्रिया का।
है ना। अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर, ठीक है ना। जितनी उसकी सांद्रता बढ़ेगी उतना अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अभिकारक की सांद्रता। ये तो क्लियर हो गया बेटा सबको कि पहला फैक्टर्स है उसकी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो वेग घटेगा। और उससे हम निकाल भी दिया कि कैसे कैसे ये होगा। दूसरा है बेटा इसमें नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो अभिकारक है और उत्पाद है उनकी जो प्रकृति होगी, नेचर होगा, उस पर भी डिपेंड करता है अभिक्रिया का भी निर्भर करता है। यानी कि वो अभिक्रिया तीव्र होगी या धीरे होगी, वो कौन निर्धारित करता है, उसके अभिकारक कौन से और प्रोडक्ट कौन से हैं, जो हमारे पास उत्पाद कौन से, उस पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक और उत्पादों और बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो जो बंध है उनके बीच, जो बॉन्डिंग है उनके बीच में, उन पर निर्भर करता है ना। जैसे देखेंगे NO2 में ऑक्सीकरण तीव्र गति से होता है ना। जबकि देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में धीमी गति से होता है, ठीक है ना। तो बंधों के प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी वो धीमी गति से होंगी, जो आयनिक रिएक्शन होंगी वो तीव्र गति से होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है। देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शंस बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स अंडरगोज क्लेवेज, उनके बंध का टूटना हो गया एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, है ना। इन प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शंस बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स अंडरगोज क्लेवेज, पहले जो बॉन्ड होंगे किसके, रिएक्टेंट के होंगे, जैसे माने NO है ना। तो इनके बॉन्ड पहले क्या होंगे, क्लेवेज होंगे, टूटेंगे, है ना। न्यू बॉन्ड आर फॉर्म इन प्रोडक्ट, और फिर क्या बनेंगे, प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनेंगे। दस द रेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उनके नेचर पे डिपेंड करता है ना। देखो ये कह रहा है फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ NO to NO2 takes place greater speed than the oxidation of कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर यदि ये देखेंगे कि 2NO है हमारे पास, मान लीजिए 2NO है ना। और इसका यदि हम क्या करते हैं, ये क्या है बेटा, इसका नाम किसी को पता है, नाम आपको मालूम होना चाहिए ना। इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल NO2। ये क्या है, ये फास्ट होता है। और यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, लेकिन ये क्या होगा, स्लो होगा। तो ये इसके किस पे डिपेंड करता है, उनके बॉन्ड क्या। तो ये दूसरा था बेटा, इसमें उनके किस टाइप से बॉन्डिंग है उनके बीच, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इसमें ताप का प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था ये 2-3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहले कंसंट्रेशन है, दूसरा ताप का प्रभाव जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता होगा, आप लोगों ने अधिकांश देखा होगा कि जैसे ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि कुछ एनर्जी मिल जाती है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और फटाफट अभिक्रिया में वृद्धि हो जाती है। देखो बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, विद द इंक्रीज in temperature the rate of most of the reaction increase। यहाँ पर ये कहता है कि जो अधिकांश जो हमारे पास रिएक्शंस है, ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर अधिकतर अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि होती है। ये जरूरी नहीं कि वृद्धि होगी, कुछ में घटता भी है, तब हमें नेचर ऑफ रिएक्शन पे जाना पड़ता है ना। पर जनरली क्या होता है कि हम किसी भी अभिक्रिया को यदि ताप देते हैं तो वो अभिक्रिया फटाफट हो जाती है, जल्दी हो जाती है, नहीं तो बहुत धीमी गति से होती है ना। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि यदि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, जितनी भी अभी रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती है ना। तो देखो ताप बढ़ाने पर अधिकतर अभिक्रियाओं का के वेग में वृद्धि होती है, तो पहले है।
देखो अब ये एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है इसमें, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रियाओं का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। केवल 10 डिग्री बढ़ाने पर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ नेचर ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है, कौन कौन सी होती है बेटा, किसी को याद है? ऊष्मा छेपी और एक होती ऊष्मा शोषी, है ना, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। दो प्रकार की रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? रिएक्शन कंप्लीट हुई लेकिन क्या हुआ, उसमें ऊर्जा भी निकल रही। क्या निकल रही? एनर्जी भी निकल रही। रिएक्शन कंप्लीट हो रही लेकिन उसमें एनर्जी निकल रही है। और एक रिएक्शन ऐसी है जिसको कंप्लीट होने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि हीट देना पड़ता है। तो एंडोथर्मिक, जिसको कंप्लीट होने के लिए हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जिसमें क्या होता है, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई लेकिन क्या हुआ, एनर्जी या हीट निकल रही है, हीट निकल रही है, तो वो हो गया एक्सोथर्मिक। जिसे कंप्लीट होने के लिए हीट देनी पड़ रही है वो है एंडोथर्मिक। तो दो प्रकार की रिएक्शंस है। यदि हम कहें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हमने ताप बढ़ाया तो वो तो स्वाभाविक क्या होगा, 2 से 3 गुना उसका वेग बढ़ेगा। लेकिन एक्सोथर्मिक है तो उसे टेम्परेचर देंगे तो उससे ताप का रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो ये ध्यान भी रखना आपको। तो यहाँ पर जनरली इसलिए इन्होंने कहा कि अधिकतर जो अभिक्रियाएं हैं उनका क्या होगा, अभिक्रिया की वेग वृद्धि होती है ताप बढ़ाने पर। 10 डिग्री ताप बढ़ाएंगे तो 2 से 3 गुना जो है क्या हो जाता है, उसकी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो ये कहता है कि देखो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को आर्रीनियस ने जो एक समीकरण दिया था, और वो समीकरण इस प्रकार से, the rate of reactions increase 2 or 3 times with 10 to the 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है ना। और ये कहता है देखो, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द बेसिस ऑफ आर्रीनियस इक्वेशन। आर्रीनियस इक्वेशन के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। और आर्रीनियस ने क्या किया, K इज इक्वल टू A E और इसकी पावर क्या क्या था, EA अपॉन RT। ये एक्सप्लेन करेंगे बेटा अभी अगले चैप्टर में हम। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इस आर्रीनियस इस इक्वेशन के आधार पर उन्होंने ये टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। ठीक है। ये तो था ताप का प्रभाव, यानी कि ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा था, सांद्रता बढ़ाने पर क्या हो रहा है, पहले वापस चलते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या हो रहा है बेटा, यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप लोग चुप हो गए बेटा। यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ेगा। बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन घटाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। है ना। यदि हम दूसरा हमारे पास था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, यहाँ भी तो वही तो होना है बेटा। देखो बढ़ेगा यहाँ पर टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तेज होगा। और टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है। और वो कहता है कि 10 डिग्री यदि हमने बढ़ा दिया तो कितना, 2 से 3 गुना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट और कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अब उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या करता है बेटा, देखो कैटालिस्ट के लिए जो जनरल एजम्पशन है वो क्या है, ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ाते होंगे, माने कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनको उसमें डाल दिया जाए तो उससे रिएक्शन क्या होगी,
या तो तीव्र गति से होने लगेगी, है ना, या और अपने आप नहीं होंगे परिवर्तित, अपने आप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल देखो, कैटालिस्ट क्या होते हैं, वो किसी रिएक्शन को तीव्र कर देते हैं, है ना, लेकिन अपने आप क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो कैटालिस्ट हो गए, है ना। और उससे तीव्र भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तब फिर हमें कैटालिस्ट की नेचर पे देखना पड़ेगा। पर जनरली क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होते हैं कि जब कैटालिस्ट डालते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। द सब्सटेंस which alter the rate of reactions but do not take a part in the reaction is called catalyst। ये सब्सटेंस है, ये कहता है ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में कोई अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है परंतु इनमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन में गया वहां और उसने स्वयं भी परिवर्तित हो गया, स्वयं नहीं होगा परिवर्तित, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, घटा देगा, ठीक है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम आप लोगों के लिए कैटालिस्ट का काम कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकी जैसे आजकल छुट्टियां तो किताब नहीं निकालते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हम आप लोगों से हमने कहा ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो अब क्या करने लगे, आपने किताब निकाली, पढ़ने की शुरुआत कर दी, कैटालिस्ट का काम किया, भले हम उस पढ़ाई में आपके साथ इंक्लूड नहीं हुए, है ना। तो यहाँ पर भी सेम कैटालिस्ट क्या काम करता है बेटा, वो क्या कर देता है, किसी रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है परंतु क्या नहीं होगा, इनमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी कि द सब्सटेंस which alter the rate of reaction but do not take part in the reactions are called catalyst। वो पार्ट नहीं है रिएक्शन, ये रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये रिएक्शन का पार्ट नहीं है। सेकंड यदि देखेंगे बेटा, ये कहता है कि द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शंस इज इंक्रीज्ड, द कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा, अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, इसको बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कहता है कि देखो, द रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, द कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। और ये क्या काम करता है, अभिक्रिया का वेग तो बढ़ा देगा लेकिन जो इसकी संक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देगा। क्या करेगा, कम कर देगा। देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी कंडीशन में, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा लेकिन जो क्या होगा, अभिक्रिया की जो संक्रियण ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये ध्यान रखना इसमें, है ना। और इसमें क्या होगा, जिससे अभिक्रिया कम ताप पर ही तीव्र गति से होने लग जाती है, और उससे क्या होगा, कम ताप पर ही तीव्र गति से होने लगेगी। Thus the catalyst provide alternate path in which lesser activation energy is required। इसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है और क्या होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये इस टाइप से बेटा देखो, कैटलिस्ट क्या काम करता है, किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद हम नेचर पढ़ सकते हैं, इसके नेचर क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ तो क्या होते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, और कुछ क्या कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के, उसको हम बाकी डिटेल में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि यहाँ पर जनरल में क्या होता है, अधिकांश क्या होता है कि जिससे जो है क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, देखो इसमें नेक्स्ट अगला वाला ये इसमें देखें तो किस प्रकार से होगा। ये कहता है कि ठोस की सतह, है ना, ये ठोस अभिकारक की सतह का क्षेत्र। इसको बेस्ट एग्जांपल ये है, देखो यदि वैसे रिएक्शन का एक पैटर्न भी है कि रिएक्शन जल्दी कैसे हो। आप लोगों ने देखा होगा कि उसका जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्टेंट का यदि सरफेस एरिया ज्यादा है तो अभिक्रिया जल्दी चलती है,
इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने टॉफी तो खाई, सबने खाई ना टॉफी। तो टॉफी का देखो बेटा, यदि हम टॉफी को ऐसा लेते हैं, ये मान लीजिए एक टॉफी हमारे पास, उस समय अब इसका सरफेस एरिया तो ये पूरा है और इस पर हम दांत नहीं लगा रहे, इसको तोड़ नहीं रहे, है ना। तो बहुत धीरे धीरे यदि हम इसको चूस रहे हैं तो काफी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। जो हम इसको यदि चूसेंगे तो इसमें से क्या होगा, ये यहाँ से मिठास निकलेगी, इन जगहों से सरफेस एरिया से निकलेगी, या अंदर से थोड़ी निकलेगी। अब मान लीजिए हमने कहा इसका सरफेस एरिया बढ़ा, आप इसको दांत से तोड़ दो और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो ऐसे, है ना। ये हमने ले लिया, इस टाइप से बना दिया छोटे छोटे टुकड़े। अब क्या हुआ, इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया, देखो कैसे, इसका एरिया बढ़ गया, इसका एरिया बढ़ गया, सबका एरिया बढ़ गया। अब क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप टॉफी को बिना तोड़े हुए बहुत लंबे समय तक चूसते रहेंगे तो काफी लंबे समय, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। यदि आपने टॉफी को बिना तोड़े हुए चूस रहे हैं इसको, तो वो क्या होगा, हो सकता है 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट लग जाए, है ना। लेकिन आपने उसको दांत से तोड़ करके बारीक चूरा बना दिया तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में या 1 मिनट में खत्म हो गया। ये क्या है, ये सरफेस एरिया है। जब हमने टॉफी को बिना तोड़े हुए था तो उसका सरफेस एरिया कम था, और जैसे हमने तोड़ा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तो उससे क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो यहाँ तो बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा था, चूस पा रहे थे, यहाँ वो तुरंत जो है क्या हो गया, पिघल करके खत्म हो गया। यानी कि यदि आपको जल्दी खत्म करना हो तो आप 2-4 दांत मारो उस पर, तोड़ करके बारीक बना दो तो वो तुरंत आपके चूस भी लोगे उसमें, है ना, मिठास ज्यादा निकलेगी। लेकिन यहाँ पर एक जल्दी हुआ, क्या हुई, जल्दी पिघल गई, ये खत्म हो गई, जल्दी से हमने क्या कर लिया, उसको चूस लिया। लेकिन इसको क्या हो गया, टाइम लगता है। तो यहाँ क्या था, देखो बेटा, इसका सरफेस एरिया कम है। जहां सरफेस एरिया कम होगा वहां रेट ऑफ रिएक्शंस कम होगा, जहां सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फटाफट होगा। ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ना। इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, तो ये कहता है कि ठोस अभिकारक की सतह का क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है ना। तो ये कहता है जिन अभिक्रियाओं में सभी अभिकारकों की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती हैं, वे विषमांगी कहलाती है ना। और कहता है कि ये कहता है, क्या कह रहा है, इन विषमांगी ठोसों में अभिकारक की सतह का क्षेत्रफल ये समानुपाती होता है। देखो ये कहता है बेटा, देखो द रिएक्शंस इन विच द reactants are not in the same physical state, then they are called homogeneous, heterogeneous sorry। ये जो सेम फेज में नहीं है, हेट्रोजीनियस जानते हैं आप लोग, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, कोई बच्चा बता दो, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा दो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा। होमोजीनियस क्या था, जहां पर क्या होता था, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो समान रूप से बटे हुए रहते थे, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, है ना। और जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा वो हाइड्रोजनस होगा। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर कहता है द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्टेट, एक ही फिजिकल स्टेट में नहीं है, भौतिक अवस्था क्या नहीं है, समान नहीं है, वे विषमांगी अवस्थाएं, विषमांगी अभिक्रिया कहलाते हैं, हाइड्रोजनस रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। एक तो क्या है, एक तो सॉलिड है, एक लिक्विड है, दोनों की फिजिकल स्टेट, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। हमने पानी में चीनी को घोला तो हाइड्रोजनस होगा, है ना। पर देखो यहाँ पर हाइड्रोजनस का मतलब दूसरा बेटा, देखो यहाँ क्या होगा, असमान रूप से, यानी कि क्या होगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम होगा, है ना, वो सॉल्यूशन के कंडीशंस में। तो ये हाइड्रोजनस रिएक्शंस होगा, उनका फिजिकल स्टेट क्या नहीं होंगे, एक समान नहीं होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनस रिएक्शन कहेंगे। और इन हाइड्रोजनस रिएक्शंस में क्या होगा, ठोस, देखो ठोस अभिकारक होंगे की सतह का क्षेत्रफल के समानुपाती होता है,
यानी कि यहाँ पर क्या होगा, द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस आल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट, है ना। वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉलिड की सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। अब एक लाइन और महत्वपूर्ण है, यह है ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया। यदि सरफेस एरिया ज्यादा है, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शंस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जितना ज्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शंस होगी। देखो, ठोस अभिकारकों को हमेशा बारीक चूर्ण के रूप में लिया जाता है, जिससे इनकी सतह का क्षेत्रफल अधिक होने का कारण और अभिक्रिया का भी अधिक होता है। आप लोगों के पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये कहता है कि ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। देखो, इफ द सॉलिड रिएक्टेंट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर, देन द रिएक्शन इज मोर फास्ट। अब यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। कैसे बन सकता है बेटा, आपके पास एक, मान लीजिए 1 ग्राम या 1 ग्राम हमारे पास NaCl है और इस सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है ना, सॉलिड के फॉर्म में है और कैसा है, बिना ब्रेकेबल है। और एक हमारे पास 1 ग्राम क्या है, NaCl का चूर्ण है। चूर्ण जानते हैं आप लोग, फाइन पाउडर, इसका पाउडर, बारीक पीसा हुआ पाउडर। इन दोनों में रिएक्शन किस में जल्दी होगी, कौन रिएक्शन जल्दी करेगा? इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, क्योंकि अब आपके पास रीजन एंड एसएसएस वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 1 ग्राम लिया NaCl, लेकिन ये सॉलिड था, ठोस था, एक ही पीस था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 ग्राम ही लिया NaCl और फाइन पाउडर के फॉर्म में लिया। कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा, फटाफट कौन रिएक्शन करेगा? सर फाइन पाउडर वाला। बिल्कुल फाइन पाउडर वाला। जैसे आप लोगों के पास वो टॉफी थी ना, टॉफी आप लोगों ने क्या, एक सिंगल टॉफी थी और यहाँ आपने उसको फाइन पाउडर बना दिया। उसको चलो माना ऐसा करते हैं, इस टॉफी को मुंह के अंदर नहीं बल्कि पहले इसका चूरा बना लेते, पत्थर से तोड़ तोड़ कर बारीक पाउडर बना लेते, और इस एक टॉफी बराबर साइज की लेते हैं ना एक, और इसको मुंह में रखते हैं। इसमें लगेगा आपको हो सकता है 5 से 10 मिनट, लेकिन इसका पाउडर जैसे रखोगे मुंह के अंदर, उसको चूसने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा 2 सेकंड 4 सेकंड में खत्म हो जाएगा। यानी कि जो फाइन पाउडर होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो जल्दी रिएक्शन करेगा। और सरफेस एरिया कब ज्यादा होगा, जब हम उसको तोड़ देंगे, है ना, ब्रेक करेंगे, तो उस समय क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी बेटा? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, सरफेस एरिया का भी इफेक्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कपड़े का एग्जांपल दिया था शुरू में कि कपड़े, आज एक काम करना, जैसे कपड़े धुले और कपड़े धुल करके उसको बाल्टी के अंदर ही रखना, ठीक है ना। कुछ कपड़े बाल्टी के अंदर रखना और कुछ कपड़ों को फैला देना, ठीक है ना। फैला दिया हमने, ये कपड़े तार में हमने फैला दिए और कुछ हमने बाल्टी के अंदर ऐसे रखे। कौन सूखेंगे पहले, इन दोनों में कौन सूखेंगे पहले, बाल्टी के अंदर वाले या फैलाए हुए कपड़े? सर फैलाए हुए। क्यों सूखेंगे फैलाए हुए कपड़े ज्यादा? क्योंकि उनका हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जो ऐसा बना हुआ था उसका सरफेस एरिया ऐसा बढ़ा दिया, फैला दिया उसको, है ना, सरफेस एरिया बढ़ा कर दिया। और इसलिए धूप ज्यादा जगह पर लगेगी तो ज्यादा जगह से रिएक्शन होगा। और ये क्यों नहीं हुए, इनका सरफेस एरिया कम है, एक जगह छोटे बाल्टी के अंदर रखा हुआ है ना, वो एरिया कम हो गया उसका। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्शन ज्यादा होगी, और सरफेस एरिया कम होगा तो कम होगा। क्लियर, ठीक है बेटा। इसके बाद और आगे चलते हैं, एक और है नेचर ऑफ द मीडियम। जो मीडियम है उसका नेचर भी डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर ये कहता है, देखो यदि अभिकारक की प्रकृति आयनिक है या ध्रुवीय है, आयनिक और ध्रुवीय, इन केस आयनिक और पोलर रिएक्टेंट्स, द रिएक्शन
द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। हमेशा ध्यान रखना, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है ना। देखो, तो अभिक्रिया ध्रुवीय विलायक में करने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग अधिक होगा और अध्रुवीय विलायक में कम होगा। तो ये नेचर ऑफ मीडियम है बेटा। देखो, मान लीजिए हमने NaCl को H2O में डाला तो ये जल्दी रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है ना। और NaCl को यदि हम बेंजीन में घोल रहे हैं तो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, और ये पोलर है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यदि नेचर ऑफ मीडियम है, ये बहुत डिपेंड करता है। NaCl को तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, यहाँ क्या होगा, बहुत स्लो होगा, खुलने का मतलब ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, नेचर ऑफ मीडियम, द रिएक्शंस इज कैरिड आउट इन अ पोलर सॉल्वेंट, देन द रिएक्शन इज फास्टर। यदि पोलर सॉल्वेंट है तो फास्टर होगी, है ना। इन द पोलर सॉल्वेंट द रिएक्टेंट इज क्विकली आयनाइज्ड एंड द आयनिक रिएक्टेंट रिएक्शंस आर फास्ट। ठीक है ना। यदि पोलर होगा, पोलर मान लीजिए हमने पोलर सॉल्वेंट लिया तो ये आयन के फॉर्म में बनेंगे और आयन से फिर रिएक्शन क्या करेंगे, जल्दी रिएक्शन करेंगे। यदि नॉन पोलर है तो आयन नहीं बनाएंगे और क्या नहीं होगा, रिएक्शन धीमी गति से होगा। तो यहाँ पर एक लाइन में आता हूँ कि जो पोलर और आयनिक क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, वो जल्दी रिएक्शन करेंगे। नॉन पोलर वाले थोड़ा धीमी गति से रिएक्शन, है ना। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे पास